मूवी के स्टार्ट में हम मोकोतो को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क में अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए आया हुआ था और अभी वो रोड पे यहाँ वहाँ अपने दोस्त का एड्रेस ढूंढ रहा होता है। अब यहाँ से हम पास्ट में जाते हैं और अब हम यंग मोकोतो को देखते हैं जिसका भी कॉलेज में न्यू एडमिशन हुआ था और आज उसके कॉलेज का पहला दिन होता है। और आज के दिन ये कॉलेज की वेलकम सेरेमनी में भी नहीं जा रहा था बल्कि इसकी जगह वो पहाड़ के पीछे एक अबेंडेंड सी जगह पे आ जाता है। अब वहीं पे इसे शिजुरो नाम की एक लड़की दिखती है जो कि इसी के कॉलेज में पढ़ती थी और इस समय वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही होती है। अब मोकोतो उसकी चुपके से कुछ फोटोज खींच लेता है और जब वो क्लास में आता है तो वो अपनी क्रश को देखने लगता है। क्लास में एक लड़की होती है जो कि इसे बहुत अच्छी लगती है और अभी ठीक इसके आगे वो रोड वाली लड़की शिजुरो भी बैठी होती है और उस समय वो बिल्कुल नींद में होती है जिसे देख के मोकोतो हंसने लगता है। अब क्लास खत्म होने के बाद मोकोतो भागते हुए वॉशरूम में जाता है क्योंकि इसे एक स्किन की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसे टाइम टू टाइम अपने शरीर पे एक मेडिसिन लगानी होती है और इस दवाई में से एक गंदी सी स्मेल भी आती है और इसी दवाई की स्मेल की वजह से मोकोतो अपने क्लासमेट से दूर दूर रहता है। और क्योंकि मोकोतो ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को अनकंफर्टेबल फील हो तो वो इसीलिए दूसरों से बात भी नहीं करता और ना ही उनसे ज्यादा मिलता है। और अभी लंच टाइम हो जाता है और मोकोतो अकेला बैठा होता है। तभी शिजुरो उसके पास आके बैठ जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरी रोड साइड पे फोटो क्यों खींच रहे थे। अब मोकोतो को लग रहा होता है कि वो उस पर गुस्सा करेगी पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि थैंक यू मुझे नोटिस करने के लिए। अब यहाँ पे बातों बातों में उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और अभी स्कूल खत्म होने के बाद भी वो अभी साथ में ही थे। और अब मोकोतो उसी अबेंडेंड जगह में जाने लगता है और शिजुरो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। मोकोतो को फोटोग्राफी काफी ज्यादा पसंद थी तो वो इसीलिए इस खाली जगह में आया करता था ताकि वो बर्ड्स की फोटो खींच सके। और यहाँ पे फिर वो दोनों मिलके चिड़िया के लिए पेड़ पे वो स्नैक्स टांग देते हैं जिससे कि चिड़िया वहाँ पे आए और वो उनकी फोटो खींच ले। अब यहाँ पे कोई चिड़िया तो आती नहीं बट उनके बीच में बातें काफी होती हैं। अब शाम को मोकोतो अपने घर पे आ जाता है और सभी फोटो को प्रिंट करने लगता है। अब अगले दिन बारिश हो रही होती है और यहाँ पे मोकोतो अकेला बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी यहाँ पे उसकी क्लास वाली क्रश आ जाती है और वो उससे कहती है क्या तुम हमारे साथ खाना खाना पसंद करोगे। अब यहाँ पे मोकोतो से हाँ ना करता रहता है लेकिन एट दी एंड वो भी वहीं पे बैठ जाता है उनके साथ खाना खाने के लिए। अब यहाँ पे शिजुरो आ जाती है और इस समय उसके पास भी एक कैमरा होता है यानी कि वो भी फोटोग्राफी किया करती है। अब यहाँ पे मोकोतो को बाकी लोगों के साथ देख के उसे काफी जेलस फील हो रहा होता है लेकिन खैर वो अकेले बैठ के खाना खाने लगती है। अब टाइम बीतने के साथ वो अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ भी समय बिताने लगता है लेकिन वो कभी भी अपनी टी शर्ट नहीं उतारता क्योंकि वो अपने किसी भी दोस्त को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताना चाहता। अब ये लोग बैठ के अपना टाइम पास कर रहे होते हैं तभी एक लड़का बोलता है कि वो चश्मे वाली लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। लेकिन मोकोतो से जवाब देता है कि नहीं हम सिर्फ दोस्त हैं। अब यहाँ पे सभी लोग शिजुरो का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं वो लड़की काफी ज्यादा अजीब है और कितनी गंदी दिखती है। लेकिन तभी वहाँ पे शिजुरो आ जाते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेती है। और यहाँ पे तो वो बेचारी बस मोकोतो की बुक वापस करने के लिए आई थी। अब वो उसे बुक पकड़ा के यहाँ से चली जाती है। अब मोकोतो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। यहाँ पे शिजुरो उन लोगों से काफी ज्यादा नाराज होती है और मोकोतो उसे मनाने की कोशिश करता है। अब थोड़ी देर मनाने के बाद शिजुरो का मूड ठीक हो जाता है और फिर मोकोतो उसे अपने घर पे ले आता है जहाँ पे शिजुरो देखती है कि मोकोतो के घर पे बहुत सारी पेंटिंग्स और ड्रॉइंग्स और काफी कुछ है। अब यहाँ पे शिजुरो अपनी फोटो को टंगा हुआ देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब रात होने पर मोकोतो शिजुरो को घर पे छोड़ने के लिए जाता है। अब शिजुरो रास्ते में चलते हुए उसे बताती है कि मुझे एक अजीब सी बीमारी है, मैं दिखने में तो अभी काफी ज्यादा छोटी हूँ लेकिन एक दिन मैं जरूर बड़ी बनूंगी और बाकी लड़कियों के जैसी मैं भी सुंदर दिखूंगी। यहाँ पे मोकोतो को उसकी बातें सुन के काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि कैसी बातें कर रही है। अब अगले दिन मोकोतो अपनी क्रश मयूकी के साथ बैठता है और अब मोकोतो ने मेडिसिन लगाना भी बंद कर दिया था ताकि मयूकी को स्मेल ना आए। अब लेक्चर खत्म होने के बाद मोकोतो मयूकी को भी अपने साथ उसी अबेंडेंड जगह पे ले आता है जहाँ पे पहले से शिजुरो इसका वेट कर रही होती है। अब यहाँ पे शिजुरो उन दोनों को साथ में देख के गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है तो मोकोतो उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब शिजुरो उससे कहती है कि तुम उसे यहाँ पे क्यों ले आए। अब इतना बोलने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों तक तो उनके बीच में कोई भी बात नहीं होती और अब मोकोतो को शिजुरो क्लास में भी नहीं दिख रही होती तो इसी वजह से मोकोतो को उसकी चिंता होने लगती है और फिर वो उसे ढूंढने लगता है। और एक्चुअल में वो इस समय लाइब्रेरी में होती है और यहाँ पे वो मयूकी के गले में एक नेकलेस देखती है जैसा कि सेम उसने अपने हाथ पे पहना होता है। और फिर यहाँ पे उन दोनों के बीच में इसी टॉपिक पे बातें शुरू हो जाती हैं कि हम दोनों के पास सेम सी ज्वेलरी है, हमारी पसंद भी काफी ज्यादा मिलती हैं। और फिर यहाँ पे उनकी लड़कियों वाली बातें शुरू हो जाती हैं और कुछ देर के बाद उनके पास मोकोतो आ जाता है। फिर मोकोतो उससे पूछता है कि तुम तो उसे पसंद नहीं करती थी तो तुम दोनों दोस्त कैसे बन गए। फिर उससे कहती है कि नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मुझे उससे दुश्मनी नहीं है ना ही दोस्ती, मैं तो बस उससे भी बात कर रही हूँ बस। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे मोकोतो एक ब्रिज के पास खड़ा होता है
और वहीं पास में एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे एक फोटो एग्जीबिशन लग रखा होता है जो कि दिसंबर 23 से 27 दिसंबर तक चलना था। अब यहीं पे सीन कट होता है और हम पास्ट का देखते हैं जहाँ पे वो तीनों अब अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं और इस समय मोकोतो का फाइनल ईयर आ चुका होता है जिसकी वजह से उस पे अपना पढ़ाई का प्रेशर बढ़ चुका होता है और वो साथ ही में कोई पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रहा होता है। और दूसरी तरफ शिजुरो ने भी अपना घर छोड़ दिया होता है और वो कॉलेज कैंपस में आके रहने लगती है। अब ये चीज मोकोतो से देखी नहीं जाती। वो शिजुरो से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहीं पे रहो, तुम्हें कैंपस में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब रात के समय जब मोकोतो अपनी दवाई लगा रहा होता है तो वो शिजुरो के बैग में भी काफी सारी मेडिसिन देख लेता है जो कि शिजुरो तुरंत ही छुपा लेती है। अब मोकोतो उससे कहता है कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं यहीं कहीं सो जाऊंगा। अब यहाँ पे शिजुरो उसके गले लग जाती है और फिर उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन मोकोतो उसे खुद से दूर कर देता है और वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। और फिर वो उसकी बातें सुन के उससे थोड़ा सा नाराज हो जाती है और फिर वो काउच पे आके लेट जाती है। अब अगली सुबह शिजुरो अपने लिए और मोकोतो के लिए खाना बनाती है। अब खाना खाते समय वो मोकोतो को बताती है कि मेरी बहन मर चुकी है क्योंकि उसको एक बीमारी होती है जो कि उसे मोम से मिली होती है और जो मेरे फादर है वो बहुत ज्यादा अजीब है, वो हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं और इसी वजह से मैं अपने डैड के साथ नहीं रहना चाहती। अब क्योंकि वो दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो शिजुरो को ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन मोकोतो क्लास में अभी भी मयूरी के साथ ही बैठता था। अब यहाँ पे मयूकी उसे कहती है कि आज मेरा बर्थडे था, तुम भूल गए ना। और फिर वो उससे कहती है कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। अब रात होने पर मोकोतो शिजुरो को बताता है कि मैं मयूकी के साथ एक वेडिंग अटेंड करने के लिए जाने वाला हूँ। अब ये सुन के शिजुरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए यहाँ पे वो चुप रहती है। अब अगले दिन शिजुरो से समझाने लगती है कि तुम्हें कैसे तैयार होना और कैसे वहाँ पे बिहेवियर करना है, क्योंकि मोकोतो ने इससे पहले कोई भी शादी अटेंड नहीं करी होती, तो इसीलिए शिजुरो उसकी यहाँ पे हेल्प कर रही होती है। अब शादी में जाने के बाद मोकोतो अपनी मेडिसिन नहीं लाया होता और उसे इस समय बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। अब वो भागते हुए जाता है बाथरूम में और वो देखता है कि उसके कोट में पहले से ही मेडिसिन है। इसका मतलब ये था कि शिजुरो को पहले से उसकी बीमारी का पता था और घर पे शिजुरो के दूध के दांत टूटने लगते हैं। इसका मतलब ये था कि वो बड़ी होने लग रही है। दूसरी तरफ मोकोतो प्रोग्राम खत्म होने पर वहाँ से आने लगता है। घर आके वो शिजुरो के टूटे हुए दांत देख लेता है। अब रात होने पर वो शिजुरो से पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है। फिर शिजुरो से जवाब देती है कि छोड़ो, तुम क्या करोगे जान के, तुम मयूगे के साथ अपने रिलेशन पे ध्यान दो। फिर थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हें बता तो दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा मनचाहा गिफ्ट मुझे देना होगा। वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं दे दूंगा। अब बताओ तुम्हारा बर्थडे कब आता है। वो कहती है कि मेरा बर्थडे कल ही है। और फिर वो उससे कहती है कि मुझे गिफ्ट में हमारी किसिंग करते हुए एक फोटो चाहिए। तो इसीलिए अगले दिन दोनों फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। अब किस करने से पहले शिजुरो अपना चश्मा हटाती है और वो चश्मे के बिना काफी ज्यादा सुंदर दिख रही होती है। मोकोतो उसे देखता ही रहता है। फिर वो किस करते हैं और एक फोटो क्लिक करते हैं। अब फोटो क्लिक होने के बाद मोकोतो कॉलेज में आ जाता है, लेकिन शिजुरो उससे कहती है कि मैं यहीं पे थोड़ी देर रुकूंगी। लेकिन कॉलेज में आने के बाद भी मोकोतो के मन में अभी भी शिजुरो के साथ किसिंग के सीन चल रहे होते हैं। अब घर पे आने के बाद उसे पता चलता है कि शिजुरो यहाँ से जा चुकी है और वो उसके लिए एक नोट भी छोड़ के गई है, जिसे पढ़ के वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और फिर वो उसे ढूंढने के लिए भागने लगता है। और कहीं ना कहीं मोकोतो को भी उससे प्यार हो चुका था। अब वो जब कॉलेज में जाके पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ से रिजाइन कर चुकी है। अब जिसे सुन के वो थोड़ा हैरान होता है कि वो कुछ ही टाइम बाद ग्रेजुएट भी होने वाले थे। शिजुरो के इस तरह जाने की वजह से वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, जिस वजह से उसके बाकी दोस्त उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। लेकिन एडमिट होने के बाद भी वो सिर्फ शिजुरो की ही बातें किया करता था और अब मयूकी भी ये बात जान चुकी थी। ये शिजुरो को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। अब कुछ टाइम बाद जब मोकोतो ठीक हो जाता है तो उसने फुल टाइम फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया था। अब देखते देखते कई साल बीत जाते हैं, लेकिन शिजुरो की यहाँ पे कोई भी खबर नहीं थी। अब एक दिन शिजुरो उसे लेटर भेज के अपने पास न्यूयॉर्क बुलाती है और इसी वजह से वो उसे ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क में आ जाता है। और फिर इसी के साथ सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मयूकी उससे भागते हुए मिलने के लिए आती है, क्योंकि अब मयूकी ने भी न्यूयॉर्क में रहना शुरू कर दिया था। इसीलिए वो मोकोतो को अपने साथ चलने के लिए कहती है। अब यहाँ घर आने के बाद वो मोकोतो से कहती है कि हम शिजुरो से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन वो शिजुरो से मिलने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक था और तभी फोन पे उसे एक मैसेज सुनाई देता है, जो कि शिजुरो के डैड का था, जो कि बता रहे होते हैं कि आज से 49 डेज पहले उनकी बेटी मर चुकी है। जिस बात को सुन के मोकोतो की हालत खराब हो जाती है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि क्या हो गया। अब यहाँ पे शिजुरो मोकोतो को बता देती है कि उसे एक्चुअल में एक बीमारी थी, जो कि उसे उसकी मदर की वजह से मिली थी। और वो उसे ये भी बताती है कि वो तुमसे प्यार तो करती थी, लेकिन वो तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो तुम्हें बिना बताए यहाँ पे आ गई थी। अब मोकोतो उसकी फोटो एग्जीबिशन में आता है, जहाँ पे शिजुरो को भी एक फोटो लगी होती है, जिसमें वो काफी ज्यादा यंग और सुंदर दिख रही होती है।
और यहीं पे वो वाली फोटो भी होती है जब उन्होंने किस करी होती है। और यहाँ पे मकोतो को ये बात पता चलती है कि शिज़ुरू की लाइफ में मैं इकलौता था जिसने उसे किस किया था। अब वो जापान वापस जाने लगता है और वो मयूकी को गुड बाय करता है और वो उससे ये भी कहता है कि तुम मेरे लिए वो सारे लेटर्स भेज देना जो कि शिज़ुरू ने मेरे लिए लिखे हुए थे। अब वो वापस जापान आ जाता है और उसे सारे लेटर्स भी मिल जाते हैं, जिसे पढ़ने के बाद उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे वो अभी भी जिंदा हो। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।